हाँ बच्चों, हमारी आज की वर्कशीट नंबर 57। ठीक है, आज से हमें एक नया लेसन पढ़ना है। प्रकाश में ही अब हमको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। पिछली बार हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन का मतलब होता है टकराना। कोई भी प्रकाश की किरण हमने ये देखा था, इस तरह से हमने सब चमकदार सतह बनाई थी, चाहे ये समतल ले लें चाहे हम गोली दर्पण ले लें। ठीक है, और इसके ऊपर से हमने देखा जो प्रकाश की किरण इस तरह से आती है तो टकरा करके ये दूसरी दिशा में चली जाती है, और बीच में हमने ये अभिलंब बनाया था ये इस तरीके से, और हमने देखा था कि जो कोण आपतित किरण का बनता है और वही उतना ही कोण परावर्तित किरण के साथ बनता है। ये हमने पिछली वर्कशीट में अपवर्तन के परावर्तन के साथ में पढ़ लिया था। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का टकराना। ठीक है, अब हम एक नया शब्द पढ़ रहे हैं जो है कि अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन पढ़ रहे हैं। अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो अपवर्तन क्या होता है कि मान लो ये हमारे पास में एक कांच की पट्टी है, कांच का स्लैब मान लेते हैं, है ना, आयताकार एक चौकोर हमारे पास कांच का टुकड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, हवा। ठीक है, ये स्थान क्या है, हवा का। ये क्या है, कांच। ठीक है, और नीचे क्या है, वापस यहाँ हवा है। ठीक है, हमारे पास में प्रकाश की किरण को जाने के लिए दो माध्यम हैं। प्रकाश की किरण हवा में आ रही है, फिर कांच में से निकल रही है, फिर हवा में आ रही है। ठीक है, तो अब हमको क्या देखना है, अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर के जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाती है तो इसके माध्यम के जाने की दिशा में बदलाव हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ वायु है, ये लिखा हुआ है वायु, यहाँ लिखा है कांच और वापस वायु। तो जब प्रकाश की किरण यहाँ से वायु से कांच के अंदर आएगी और कांच से वायु के अंदर जाएगी तो उसकी दिशा में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। उसका प्रकाश की किरण जो जा रही है वो अपने जाने की दिशा को बदल लेती है। इसे क्या, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसकी दिशा में जो बदलाव हो रहा है वो क्या कहलाता है, अपवर्तन। अब ये बदलाव किस तरीके से होता है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये तीन जो हमने दो माध्यम बनाए हैं, यहाँ ये माध्यम है वायु का, ये माध्यम है कांच का, और ये माध्यम है वायु का। तो जब प्रकाश की किरण, ये वायु का जो माध्यम है, यहाँ पर जो है पदार्थ के कण बहुत दूर दूर है, तो इस माध्यम को हम क्या बोलेंगे, विरल माध्यम, यानी दूर दूर, सरल मान लो, एक तरीके से सरल माध्यम है। लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरण इस कांच में आती है तो हम देखते हैं कि कांच में जो पदार्थ के कण हैं वो पास पास हैं। ठीक है, तो ये कैसा माध्यम है, ये घना माध्यम है और इसको बोलते हैं सघन माध्यम। उसके बाद में कांच से वापस प्रकाश की किरण कांच में से बाहर निकलेगी तो यहाँ वापस ये वायु आ गई, तो ये माध्यम कैसा हो गया, विरल माध्यम हो गया। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास में जो है प्रकाश की किरण जो जा रही है, कभी वो सरल माध्यम में जा रही है, कभी वो विरल माध्यम में जा रही है। यानी कभी घनी जगह जा रही है, ऐसी जगह जा रही है जहाँ वायु के पदार्थ के कण घने हैं, और कभी पदार्थ के कण जो हैं वो कम घने हैं। तो इसके बच्चों के जब प्रकाश की किरण, इसके कुछ नियम हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण दो माध्यम में से यह प्रकाशी सघन माध्यम क्या होता है, तो प्रकाश की किरण जो है दिए गए दो माध्यम में जिसका अपवर्तनांक अधिक है उसे प्रकाश का सघन माध्यम कहते हैं। चलो, अपवर्तनांक अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया, ये सरल माध्यम, विरल, ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण, बच्चों एक नियम है, यह देखिए, ये वाला नियम है पहला, ये जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, यानी वायु से कांच में आएगी, तो ये देखो प्रकाश की किरण को बनाया है इस तरीके से, और ये, और उसके बाद में प्रकाश की ये बीच में एक अभिलंब बनाया है और इसको इस तरह से झुक करके निकलेगी। यानी जो प्रकाश की किरण सरल माध्यम से
सघन माध्यम में आ रही है वो इस अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी, यानी कि उसकी प्रकाश की चाल में थोड़ी सी कमी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी प्रकाश की चाल, क्योंकि वो घने माध्यम में जा रही है, इसलिए वो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अब यहाँ से देखिए, अब प्रकाश की किरण यहाँ कांच के अंदर है और कांच से इसको हवा में जाना है, तो वापस से यहाँ पर एक अभिलंब खींच लेते हैं और इसके बाद में हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से सरल माध्यम में या विरल माध्यम में आती है, घने माध्यम से कम घने माध्यम में आती है, तो प्रकाश की जो चाल है वो तेज हो जाती है और ये अभिलंब से जो प्रकाश से दूर हट जाती है। अभिलंब के पास में होकर जो निकल रही थी इस जगह पर, वो अब ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर होकर के निकलेगी। तो ये जो दो बातें हैं ध्यान रखना है कि कब ये प्रकाश की अभिलंब की ओर झुकेगी, जब वो घने माध्यम में आएगी। क्यों झुक जाएगी? क्योंकि उसकी चाल जो है वो धीमी हो गई। जब प्रकाश की किरण सघन से वापस सरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसका कारण क्या है कि प्रकाश की चाल जो है वो तेज़ी से हो जाती है। ठीक है, अब जो है हमें पढ़ने हैं कि ये हमारा एक आयताकार स्लेब है, आयताकार कांच की पट्टी है। इस आयताकार कांच की पट्टी से जब प्रकाश की किरण जहाँ से आ रही है इस तरह से, अब यह जहाँ से जब निकलेगी, या तो हमें एक इस अभिलंब खींचा हमने, प्रकाश की किरण थोड़ी सी झुकी, जाना कैसा था, इसको इस तरीके से सीधा निकलना था, लेकिन क्या हुआ, ये इस अभिलंब की साइड में थोड़ी सी झुक गई है, ये वाली लाइन थोड़ा सा झुक के निकली है। अब यहाँ से अब ये वापस से कांच से हवा में जाएगी, तो अभी इसका मैंने ये अभिलंब खींचा है और ये इस तरह से निकल जाएगी। और अगर हमें इसको सीधा अगर ये प्रकाश की किरण एक ही सीधी जाना था, यानी कि एक ही माध्यम होता, तो ये इस तरह से सीधी निकल जाती है, स्केल से खींचेंगे सीधी लाइन। ठीक है, तो ये इसमें दिखाया है। तो अब इसमें देखने हमको दो कोण बनते हैं। यह है आपतित किरण, ये आने वाली प्रकाश की किरण जो कि आयताकार पट्टी से टकरा रही है, आपतित किरण कहेंगे इसको। और इसके बाद में ये जो बीच में अभिलंब बनाया है, तो इसके साथ में जो कोण बना है इसको बोलेंगे बच्चों आपतन का कोण। ठीक है, और इसके बाद में ये प्रकाश की किरण यहाँ से टकरा करके अभिलंब के दूर होकर के निकल रही है, तो अभिलंब और इसके बीच में जो ये कोण बन रहा है इसको बोलेंगे निर्गत कोण, यानी कि निकलने वाला कोण। इसको बोलेंगे R1 से दिखाया है। ठीक है, और ये जो कोण है इसको दिखाया है इसमें I1 से, तो ये हो गया निर्गत कोण। तो I1 और R1 यानी कि आपतन कोण और निर्गत कोण जो है बराबर होते हैं। इसी तरह से इस तरफ देखते हैं, जो प्रकाश की किरण आ रही है वो ये है, ये, और ये मैंने अभिलंब खींचा और इसके बाद में ये ऐसे निकल गई, तो ये वाला जो कोण है ये इस किनारे के लिए, इस वाले कांच के किनारे के लिए ये आपतन का कोण है I2, और यहाँ से निकलने वाला जो कोण है ये वाला, ये R2 यानी कि निर्गत कोण है। यानी कि इसमें दो I1 है, I1 और I1, यानी आपतन कोण दो हैं दोनों किनारों के लिए, निर्गत कोण भी दो हैं दोनों किनारों के लिए, और ये आपतन का कोण और निर्गत के कोण समान होते हैं। ठीक है, और ये जो इसको बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन क्या होता है कि कांच के स्लेब में प्रकाश के मार्ग में जो विस्थापन हुआ है, ये वाली लाइन ऐसे करके निकलनी थी लेकिन विस्थापन के कारण ऐसे करके निकल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, पार्श्व विस्थापन। ये पदार्थ के अपवर्तनांक पर और कांच के स्लेब की चौड़ाई पर, इस चौड़ाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम, प्रकाश अपवर्तन के नियम। इसके लिए हमको वापस इसी स्लेब पर आना है। ये ठीक है, ये हमारा कांच का स्लेब है, ये बच्चों कॉपी में बनाना है आप लोगों को। इसमें है ये दो माध्यम हैं। ठीक है, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, जिसके हमने निर्गत किरण भी कह सकते हैं। और आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी कि इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, दोनों पर अभिलंब, ये अभिलंब, आपतित किरण और ये निर्गत किरण, ये तीनों ही एक ही तल में होंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, कहलाता है कि जो
प्रकाश का निश्चित रंग और माध्यम के लिए, ठीक है। यानी कि अगर हम कांच ले रहे हैं तो एक कांच पर ही हम इसको नियम को लागू करेंगे, ठीक है। माध्यम में एक निश्चित होना चाहिए और प्रकाश का रंग निश्चित होना चाहिए। उस समय साइन आई, आई माने जो आपतन का कोण है, ये वाला आई कोण है ये, तथा साइन आर यानी अपवर्तन का कोण, ये वाला अपवर्तन का कोण, ये दोनों का अनुपात एक स्थिर अनुपात होता है और इसको स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्थिरांक क्या है? साइन आई बटा साइन आर। तो दोनों नियम हो गए कि एक तो आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब, दोनों तीनों के तीनों चीज़ें जो हैं वो पृष्ठ पर माध्यमों के पृष्ठ पर एक ही तल में होंगे। दूसरा, निश्चित रंग और युग्म के लिए साइन आई का मान और साइन आर का मान जो है वो स्थिर अनुपात होता है। ये स्नेल का नियम है, ये बच्चों याद करना है और पेपर में आता है। अब आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तन पढ़ लिया हमने। अपवर्तन माने कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। अपवर्तन के बाद पढ़ेंगे अपवर्तनांक। तो यहाँ पर अपवर्तनांक का मतलब है कि माध्यम के युग्म में प्रकाश की गति, यानी कि माध्यम का युग्म क्या है कि दो माध्यम, युग्म माने पेयर, दो माध्यम यानी कि हवा और दूसरा माध्यम पानी ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, कांच की पट्टी ली हुई है, ठीक है। तो दो माध्यमों में प्रकाश की गति के अनुपात को, अगर हम यहाँ पर माध्यमों को युग्म नहीं बोलना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं दो माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि अपवर्तनांक क्या हो गया? माध्यम एक में प्रकाश की गति बटा माध्यम दो में प्रकाश की गति। अब इसमें माध्यम एक कुछ भी हो सकता है, माध्यम दो कुछ भी हो सकता है। यदि माध्यम एक हवा है या निर्वात है, निर्वात का मतलब क्या होता है? ऐसा स्थान जहां हवा नहीं है, बिल्कुल बिना हवा वाला स्थान। तो यदि माध्यम एक वायु है या निर्वात है, तब इस माध्यम दो का जो अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, ठीक है। एक तो हो गया अपवर्तनांक, जिसमें क्या है कि दो माध्यमों में प्रकाश की गति, एक माध्यम में और दूसरी, दो माध्यमों में प्रकाश की गति का जो अनुपात है उसे कहेंगे अपवर्तनांक। अब अगर उसमें पहला माध्यम हवा है या निर्वात है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। n बराबर c माने निर्वात में प्रकाश की गति और v माने प्रकाश की गति किसी माध्यम में। ये बच्चों आपको याद रखना है, ये भी और ये भी। अब जो है सघन माध्यम किसको कहेंगे? अभी हमने बताया था, हमने समझने के लिए देख चुके हैं कि जहाँ वस्तु में पदार्थ के कण पास पास घने हों, तो दिए गए माध्यम में जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, अगर दो माध्यम दिए हैं, एक हवा और कांच, तो जो दिया गया माध्यम में है जिसमें जिस पदार्थ जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसे सघन माध्यम कहेंगे। अगर यहाँ पर हवा कांच का माध्यम जो है अपवर्तनांक अधिक है, इसलिए जो है उसे एक सघन माध्यम कह रहे हैं। विरल माध्यम क्या कहलाएगा? कि दिए गए दो माध्यमों में से जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसे विरल माध्यम कहेंगे, ठीक है। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन माध्यम और जिसका अपवर्तनांक कम होगा जो उसे सघन विरल माध्यम कहेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से प्रकाश की किरण जो है वो दूर हट जाएगी, क्योंकि उसे प्रकाश की चाल अधिक हो रही है। और इसी तरीके से जब विरल से सघन माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि उस समय प्रकाश की चाल वो कम हो जाती है, ठीक है। ये हो गई है। अभी तक जितने भी पदार्थ ज्ञात हैं उनमें से हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, ठीक है। अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक है? हीरे का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर रखते हैं प्रकाश निर्वात में प्रकाश की गति बटा माध्यम में, माध्यम की जगह हम क्या ले लेंगे? हीरा, हीरे में प्रकाश की चाल, तो उस समय जो है अपवर्तनांक इसका सबसे अधिक आएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे अधिक आ जाएगा। क्यों आएगा?
क्योंकि हीरे का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन आंसर्स। कि यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है, और अपवर्तनांक दिया है 1.5 और सी यानी हवा की चाल, निर्वात में हवा की चाल दी गई है 3 × 10⁸ तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे। ये हमारे पास सूत्र है, ये रहा, ये सूत्र दिया हुआ है n बराबर, ठीक है, n का मान दिया हुआ है, n की जगह हम क्या लिख देंगे 1.5, क्योंकि अपवर्तनांक दिया हुआ है, हवा की चाल दी गई है, c की जगह क्या लिख देंगे 3 × ये हो गया 1.5 और यहाँ लिखेंगे 3 × 10⁸ और यहाँ v हमको निकालना है ना, क्या निकालना है हमको, अपवर्तनांक निकालना है हमको, प्रकाश की चाल, कांच के अंदर प्रकाश की चाल निकालनी है, यानी कि माध्यम में प्रकाश की गति निकालनी है। तो v क्या हो जाएगा, v × 1.5 बराबर 3 × 10⁸। तो v बराबर क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 1.5 और इसमें भाग लगा करके आप उत्तर निकाल लोगे 2 × 10⁸। ठीक है, कर लेना इसको। इसके बाद में क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश अपवर्तन का नियम लिखो। तो प्रकाश के अपवर्तन के ये 2 नियम हैं। दूसरा है कांच के स्लेब के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाना है। ये चित्र बनाना है। इस चित्र को बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपतन कोण और निर्गत कोण हमेशा एक बराबर होंगे। ठीक है, ये आपतन कोण है और ये इसका निर्गत कोण है, ये इसका आपतन कोण है, ये इसके निर्गत कोण है। ये कोण आपको हमेशा एक बराबर ही रखने हैं। एक अगर 30 का है तो दूसरा भी 30 का ही होगा। इसको आपको चित्र को अच्छे से बनाना है। और बच्चों, सभी बच्चे करें इस वर्कशीट को और जल्दी भेजें।